प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे, रिवीजन करेंगे और कारण सहित आंसर को जानेंगे कि आखिर ये आंसर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। सारा केमिस्ट्री की चर्चा करते हुए आज का यह क्लास होगा। तो आइए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो समीकरणों के द्वारा किया जाता है। आइए समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है, क्या होती है? समान होती है, तो यह समीकरण क्या कहलाता है? यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आगे कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, अनबैलेंस है? तो हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए इधर H2 दो परमाणु है, क्लोरीन का दो परमाणु है, इधर भी दो दो परमाणु है, यानी ये संतुलित है। 2KClO3, इधर भी देखिए 2KCl है और इधर भी देखिए 6 ऑक्सीजन, यहां भी 6 ऑक्सीजन है, यानी ये भी संतुलित है। PbNO3 लेड नाइट्रेट, PbO है ना, लेड ऑक्साइड, फिर है NO2 और फिर है O2। अब देखते हैं Pb एक परमाणु, N हो गया 6 परमाणु, यहां पर एक परमाणु है। यहां पर देखिए 3 गुने 2 6 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, यहां 1 और 2 3 और 2 5 है, यानी कि ये जो है यही हमारा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि समीकरण के दोनों ओर अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, और इसमें हम लोगों ने देखा भी कि ये समान नहीं है। तो सब लोग जुड़िए, जो लोग आंसर जानेंगे वो कमेंट करते चले जाएंगे। आगे है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, कौन समीकरण बैलेंस्ड इक्वेशन है? तो देखते हैं Fe+Cl2, एक Fe है, दो क्लोरीन है। यहां पर देखिए Fe और क्लोरीन का 3 परमाणु, यानी संतुलित नहीं है। फिर देखिए NH4NO2 है ना, N इधर 1 और 1 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन देखिए H4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2 इधर भी 2, यानी कि ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्या होता है? तो CaCO3 टूट करके बनाता है CaO+CO2, है ना, यानी ये अपघटन
अभिक्रिया है, टूटता है इससे। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, आवाज जा रही है बाबू लोग? चलिए, ठीक है ना। आगे है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के जली विलयन में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जली विलयन डालते हैं तो डालने पर क्या प्राप्त होता है? अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। यही देखिए की पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि पृथक हो जाता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, गाद के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब NaOH यानी क्षार की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे है कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? यानी जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। तो हम लोग देखिए, ये तो अवक्षेपण अभिक्रिया है, अभी हम लोग देख रहे थे 1 नंबर वाला, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन यहां हट रहा है यानी अवकरण हो रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी ये इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। इट मींस यही क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश यानी ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा अवशोषण होता है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया का उदाहरण है C+O2 CO2। कोई भी कार्बन यानी कोई भी लकड़ी, गोईठा, कोई भी ईंधन आप जलाते हैं जो कार्बन का बना होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उससे धुआं CO2 भी निकलता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और हीट भी निकलता है। तो ये जो है देखिए क्या है? 94.45 किलो कैलोरी, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। आगे है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कहते किसको है? जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है, O2। निम्नलिखित में कौन अवकारक है? यानी जिसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, वो अवकारक कहलाता है। और वैसे में H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे है कि समीकरण 2Cu + O2 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण कॉपर से जुड़ करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है।
यानी ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। आंसर ख नंबर होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो भोजन का यानी ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलता है। पदार्थ बिना ज्वाला के, बिना ज्वाला का तो मोमबत्ती जलता है, केरोसिन भी जलता है, मेथेन गैस जलता है। कोयला जो है वो क्या होता है? ज्वाला के साथ नहीं जलता है। बहुत अच्छा, आप लोग आंसर देते जाइए, कमेंट करते जाइए। आगे है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? ये देखिए, कोई भी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षार कहलाता है, इसलिए ये अम्ल नहीं है। ये भी कॉपर ऑक्साइड, ये भी नहीं है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो अम्ल क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO3 है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है यानी क्षार नहीं है? तो देखिए, KOH ये क्षार है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। जिंक ऑक्साइड, जो कि धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं, ये भी क्षार हैं। तो कौन नहीं है? NaCl, चूंकि ये लवण है, सॉल्ट है, नमक, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। निम्नांकित में कौन लवण है? अभी हम लोग देख रहे थे, ये देखिए अम्ल है, ये क्षार है। KOH ये भी क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। आगे है बाबू कि निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? अम्ल का गुण क्या है? तो जिनका स्वाद खट्टा होता है। जो धातु से अभिक्रिया करते हैं अम्ल करता है, जो क्षार से भी अभिक्रिया करता है बिल्कुल करता है, और लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए, एक नंबर में क्या है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ना? इसलिए आंसर क्या होगा? ये अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का गुण क्या है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। आगे है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है बाबू? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, है ना? CO2 प्लस H2O बनाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, क्योंकि इसका जली विलयन अम्लीय है? नहीं। यह पूर्णतः आयनित होता है? नहीं, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है। यह आंशिक रूप से आयनित होता है? हाँ, ये आंसर होगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल की परिभाषा होती ही है कि वो आंशिक रूप से आयनित होकर के कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। आगे है कि निम्नांकित में कौन प्रबल भस्म है? कौन स्ट्रॉन्ग बेसिस है? कौन मजबूत भस्म है? NH4OH नहीं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा। हाँ, NaOH ये है आपका होगा प्रबल भस्म, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अगला है कि निम्नलिखित किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? तो रवा जल नीला थोथा में रहता है, जिप्सम में रहता है, धोने वाला सोडा में भी रहता है, बेकिंग सोडा में
नहीं रहता है ना। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करोगे बाबू। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। आगे है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड, देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी ये नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय होगा, सोडियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय होगा। तो अम्लीय ऑक्साइड होता है अधातु के ऑक्साइड, यानी सल्फर अधातु है और इसका जो ऑक्साइड है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। भास्मिक ऑक्साइड क्या है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, यानी ये नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं होगा। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर, सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, भास्मिक होते हैं। सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। क्योंकि सोडियम सल्फेट क्या है, लवण है, सॉल्ट है, और उसका जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है। आगे है कि आर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन को बढ़ाता है। ये आंसर होगा। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। कब अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, कब, जलीय विलयन में। जब अम्ल का जल के साथ घुला देते हैं तब वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी उससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन क्या होता है, तो जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन क्या होता है, आंशिक रूप से होता है, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आगे है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए लाल अगर नीला कर देता है इट मीन्स ये क्या है, क्षार है। नीला लाल कर देगा तो वो अम्ल है। तो इस विलयन में निम्नलिखित में किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल कर देगा। यानी उसमें बेस है, क्षार है, तो अम्ल को डालना होगा। यहां देखिए अम्ल है कौन, ये देखिए क्षार है, ये भी क्षार है, सोडियम कार्बोनेट लवण है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको डालिए, है ना। तो जो क्षार है, क्षार में अगर ज्यादा मात्रा में अम्ल डालिएगा तो फिर क्या होगा, वो अम्लीय होगा और तब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। निम्नांकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O+, ये है। आगे है बाबू कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर का एक अवयव होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दूसरा अवयव इसका जो होता है वो है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर आपका समाप्त होके दूसरा चल रहा है, दूसरा समाप्ति की ओर है। किसी विलयन के पीएच का मान अगर 4 है तो वह विलयन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पीएच का जो मान होता है 7 होता है उदासीन विलयन का, 7 से ऊपर क्षारीय विलयन का और 7 से कम अम्लीय विलयन का। तो यहां 4 है यानी 7 से कम है। ये क्या है, 7 से कम है, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, अम्लीय होगा। अब है कि निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय है।
प्रबल अम्लीय कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, मजबूत एसिडिक है। जितना पीएच मान, देखिए अगर ये 7 है तो उदासीन है, और इधर देखिए क्या है 6, 5, 4, 3, 2, 1, और यहां पर है 0, है ना। तो इधर जितना हम बढ़ते जाएंगे वो उतना ही क्या होगा, अम्लीय ज्यादा होगा। तो POH है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अम्लीय की बात हो रही है। तो POH 14 यानी H कितना है 0, तो एक आपका आंसर ये होगा। फिर देखिए pH है 0, तो ये भी ज्यादा अम्लीय होगा, कहने का मतलब ख और गौ, आंसर आपका होगा ये, ख और गौ दोनों। आगे है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से ऊपर क्षारीय विलयन और 7 से कम अम्लीय विलयन। आगे है कि अभिक्रिया H2O प्लस HCl बनाता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस Cl माइनस में, जल का आचरण कैसा है। तो ये देखिए HCl तो अम्ल है, तो ये क्या है, भस्म है, क्षार जैसा करता है, भस्म जैसा व्यवहार करता है। आगे है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, तो नीला लाल करता है तो वो अम्ल है, तो विलयन का पीएच मान निम्नांकित में से क्या होगा, 7 से कम। 7 से कम देखिए कौन सा है, ये है, ये आंसर होगा। उत्फुलन लवण होते हैं, उत्फुलन लवण होते हैं कि जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को क्या करता है, त्यागने का काम करता है, ये आंसर है ना। ये है कि जल योजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को क्या करते हैं, त्यागते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए मानव रक्त 7.4 होता है इसका पीएच मान, ये क्षारीय होता है। एंटासिड भी क्षारीय होता है, चूना जल भी क्षारीय होता है, यानी लाइम जूस जो है वो अम्लीय होता है। अगर आपको शंका है, अगला प्रश्न, कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का जो पौधा है वो ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नांकित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। अगर अम्लीयता बढ़ी हुई है तो उसमें क्षार डाल देंगे, यानी बेकिंग पाउडर अगर उसमें डाल देते हैं तो उसके क्षारीयता क्या होता है, नष्ट, अम्लीयता नष्ट हो जाती है और वह फूल का पौधा अच्छा हो जाता है, ठीक से विकसित होने लगता है। आगे है कि नींबू के खट्टा स्वाद, देखिए खट्टा स्वाद करने का मतलब एसिड है उसमें अम्ल है, तो अम्ल को खत्म करने के लिए निम्नांकित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो सबसे अधिक उपयुक्त होगा, अम्ल को आप अम्ल में भस्म डाल दीजिए, क्षार डाल दीजिए, बेस डाल दीजिए, ताकि वो उदासीन होकर के लवण और जल बना लेगा, तो चीनी नहीं होगा। पीएच मान 7 यानी उदासीन है, ये भी नहीं होगा। एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 से नीचे है, कहने का मतलब ये अम्ल है, तो अम्ल को अम्ल से खत्म नहीं कर सकते हैं। एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक है, यानी ये क्षार है, तो ये आपका आंसर होगा, है ना, घ नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसमें सोडियम को रखते हैं, कारण अगर नहीं रखेंगे तो वह अभिक्रिया कर लेगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वायु का प्रभाव सोना पर नहीं पड़ता है, इसलिए उसका कभी कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आभूषण बनाने में होता है और ये महंगा होता है। अगर ये कलर चेंज कर जाता
तो फिर महंगा नहीं होता और सोना जो महत्व है वो नहीं होता। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो समुद्र में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है, और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो लोहा तांबा से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, बाकी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम से कम। इसलिए लोहा द्वारा तांबा क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है ना? तो वैसा तो है मरकरी, ये द्रव रूप में साधारण ताप पर भी पाया जाता है, बाकी सब ठोस रूप में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, आयोडीन, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अब है क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन की जो नीचे वाली धातुएं होती है वह क्या होती है? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है? नहीं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? नहीं। जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती है? नहीं। यानी जब सब नहीं है तो क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज क्या है? अम्लराज एक्वारेजिया है ना? HNO3 + 3HCl, ये है अम्लराज। और इसका काम क्या है? किसी भी धातु को इसमें डालिएगा तो वो घुल जाता है, सिवाय किसके? सिवाय सोना के, है ना? निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? तो सोना किसमें घुलती है? अम्लराज में। अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है, सब दूसरे अम्ल में घुल जाता है, जबकि सोना जो है वो अम्लराज के अलावे अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। ये अम्लराज है एक्वारेजिया, HNO3 और HCl के मिश्रण से मिलाने से बनता है। आगे है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को, आप लोग भी कमेंट करते जाइए, बहुत सुंदर है बाबू, कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है? क्या उसको करिएगा? ग्रीज लगाइएगा? नहीं। रंगाई करके? नहीं। तो जस्ता की परत चढ़ा करके लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से, संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर में, जिसमें कि खाद्य पदार्थ रखते हैं, उस पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं। क्योंकि जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है? नहीं। जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है? नहीं। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जस्ता नहीं रखा जाता है, नहीं तो वो खाना में, भोज्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में मिल जाएगा। यही आंसर होगा। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड बनता है ना? तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? नहीं। सोडियम धातु है और वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए ये गलत है। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, हाँ ये सही है। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है? नहीं। क्लोरीन एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये भी गलत है। सह संयोजक यौगिक बनता है? नहीं। जहां इलेक्ट्रॉन खोना पाने की बात हो रहा है, खोने और पाने की बात, यानी वहां आयनिक बंधन बनता है। यानी आंसर हो गया आपका ख नंबर, है ना? ये आंसर हुआ कि सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर के क्या बनाता है? धनायन बनाता है।
आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। आर्गन का संकेत Ar, परमाणु संख्या 18, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 8 होता है। अब देखिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद मैग्नीशियम का 12 होता है, ये नहीं होगा, ब्रोमीन भी नहीं होगा, सल्फर 16 होता है, ये भी नहीं होगा, यानी कैल्शियम का 20 होता है ना। तो आंसर होगा कैल्शियम, क्योंकि 2 कैल्शियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 8 8 आर्गन के इलेक्ट्रॉन के जैसा हो जाएगा। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वह विद्युत धनात्मक तत्व कहलाता है, और जो ग्रहण करता है वो विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि तत्व A का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 6 है। एक तत्व B है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है। तो A और B के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति कैसा होगा, है ना। एक ग्रहण, ये त्याग देगा, वो ग्रहण कर लेगा, इट मीन्स क्या होगा, आयनिक होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, आयनिक होगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक देखिए इसमें KCl है, क्योंकि ये टूटता है तो K+ पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में बदल जाता है। आगे है कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह क्या कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बनने से ऐसा होता है कि चांदी के चम्मच पर सिल्वर सल्फाइड बनता है, Ag2S बनता है, जिसके चलते वह काली हो जाती है। अब है A और B परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब क्या होता है, A और B दोनों इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, नहीं। आयनिक बंधन में क्या होता है कि एक देता है, दूसरा, एक त्यागता है, दूसरा ग्रहण करता है। तो A और B दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं। A धातु और B अधातु है, ये सही है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, विद्युत धनात्मक तत्व होता है, और अधातु ग्रहण करता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आगे है निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल मिश्र धातु है बाबू। पीतल कॉपर 80% और जिंक 20% मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है। मिश्र धातु है, ये एलॉय है। आगे है अगला चैप्टर है कार्बन और इसकी यौगिक। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो होलर नामक वैज्ञानिक ने किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, कि प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था लेबोरेटरी में, तो यूरिया बना था। और किसने बनाया, तो होलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बर्जीलियस ने किया। किसने किया, बर्जीलियस ने किया। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बाबू, बर्जीलियस ने किया। आगे है
कि कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं? ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं? नहीं। इनके क्वथनांक अथवा द्रवनांक निम्न होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये होगा कि इनके क्वथनांक या द्रवनांक क्या होता है? निम्न होता है। आगे है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है। प्रायः कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का जो आधार होता है वह सहसंयोजी होता है, सहसंयोजकता होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंसी होता है। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो एल्डिहाइड में CHO, इसका संरचना सूत्र होता है इस तरह से CHO, है ना। आगे है CH3CH2OH यानी एथेनॉल, CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर किस प्रकार के समावयवी हैं? तो देखिए इसमें क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें ईथर ग्रुप है, यानी क्रियाशील समावयवी हैं। क्रियाशील समूह के कारण इसमें समावयवता हो रहा है ना। ये क्रियाशील समावयवी हैं। अणुसूत्र C2H5 के कितनी श्रृंखला समावयवी होंगे? तो वो 3 हो सकते हैं। कितना होगा? 3 हो सकता है लॉन्ग चेन में लिखने के बाद। आगे है कि 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी हैं? तो ये अस्थान समावयवी होगा, है ना। यानी जब 1 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड होता है तो उसको 1 ब्यूटीन कहते हैं, और 2 नंबर कार्बन से जब कार्बन पर जब डबल बॉन्ड होता है तो उसको 2 ब्यूटीन कहते हैं। यानी अस्थान के कारण जो समावयवता होता है उसको क्या कहते हैं? अस्थान समावयवी कहते हैं। हीरे में अगला प्रश्न है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध होते हैं? तो सहसंयोजी बंधन होता है। आगे है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो कमरे के ताप पर जो ठोस होता है वो कार्बन संख्या जो 20 से अधिक होता है, यानी C20H42। आगे है कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? एल्केन तो संतृप्त है, एल्काइल समूह भी नहीं करेगा, एल्कीन करता है, जिसका कि सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? एथीन बनाता है। क्या बनाता है? एथीन बनाता है। निम्न में किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? Al4C3 के जल अपघटन करने से मेथेन प्राप्त होता है। चलिए आप लोग भी कमेंट करते जाइए। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग कमेंट करते रहिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया जब करके क्या देता है? ये लंबा
प्रक्रिया होता है ना, 4 फेज में होता है। मेथेन का एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ विस्थापित होते जाता है और अंत में चारों हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु के साथ के द्वारा विस्थापित होकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बनाता है। एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? देखिए, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है ना, और ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है ना, और ये क्या कह रहा है कि CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन Br2 यानी Br और Br से क्या करता है? रिएक्शन करता है ना, तब फिर क्या बनता है? प्रश्न को देखिए एक बार फिर से कि एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ जब अभिकृत किया जाता है तब क्या बनता है ना, तो देखते हैं कि क्या बनता है। ये यहां से टूटता है और ये बॉन्ड भी क्या होता है? खुल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और ये चूंकि जब बॉन्ड खुलता है तो दोनों जगह क्या हो जाता है? ब्रोमीन जो है वो जुड़ जाता है। और इसी को कहते हैं, देखिए 1 नंबर कार्बन पर भी ब्रोमीन है, 2 नंबर कार्बन पर भी ब्रोमीन है, यानी 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बनता है, डाई ब्रोमो इथेन बनता है। आइए आंसर देखते हैं क्या है। ये है कि 1,2 डाई ब्रोमो एथेन बनता है। आगे है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो धातु का जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। कौन सा गैस का उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। आगे है कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? C2H4 यानी एथीन बनता है ना। आगे है कि निम्न में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलेय होता है? सबसे जितना नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है वो सबसे कम विलेय होता है। सबसे अधिक देखिए इसमें मेथेनॉल होगा, फिर उसके बाद इथेनॉल होगा, और ये आपका हो गया प्रोपेनॉल, और ये देख लीजिए 1 2 3 4 यानी ब्यूटेनॉल। आंसर आपका यही होगा, घ नंबर ब्यूटेनॉल होगा, सबसे कम विलेय होता है। अगला है कि अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी अभिक्रिया में होती है या किसकी अभिक्रिया से होती है ना, तो वो है एंजाइम। आंसर क्या होगा? एंजाइम। आगे बढ़ते हैं कि ओलेइक स्टेरिक पामेटिक अम्ल क्या है? वसी अम्ल है। क्या है? वसी अम्ल है। आप लोग भी जवाब देते जाइए। ओलेइक स्टेरिक पामेटिक अम्ल जो है वो क्या है? वसी अम्ल है। और इसी से क्या बनाया जाता है? साबुन।
एक कार्बनिक यौगिक ए की अभिक्रिया NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फदफदाहट के साथ, इफरवेसेंस के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। तो निम्न में एक कौन सा यौगिक है? एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है ना, CH3COOH है। क्या इसका सूत्र होता है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में मेथेन किसका उदाहरण है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आगे है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पाठ का ये प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं किसके? परमाणु द्रव्यमानों के। चूंकि वो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में क्या किए थे? आवर्त सारणी का निर्माण किए थे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं किसके? परमाणु संख्याओं के। क्योंकि मोसले महोदय ने जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया तो वो बढ़ते परमाणु संख्याओं के क्रम में सजाने का काम किए थे। मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। आगे है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूलैंड्स। कौन थे? न्यूलैंड्स। त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोबरेनर महोदय ने नियम दिया। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जो लोग जानते हैं कमेंट करते जाइए। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण होता है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले महोदय ने किया था। किसने किया था? मोसले महोदय ने, चूंकि वो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किए थे और बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाने का काम किया था। किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl2। यह यौगिक उच्च द्रव्यमांक वाला ठोस पदार्थ है। तो ए आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत आएगा जिसमें क्या होगा? Ba होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होता है? जो सबसे अधिक इसमें विद्युत ऋणात्मक है यानी क्लोरीन। इसमें सबसे विद्युत ऋणात्मक है। चारों जो भी तत्व है नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर में से सबसे अधिक अधातुई गुण वाला कौन है? क्लोरीन है। आगे है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है? तो इसमें देखिए सब का सब क्या है? बेरियम, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भास्मिक होता है। इसलिए पोटेशियम ऑक्साइड K2O जो है वो भास्मिक ऑक्साइड है। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं कहलाते हैं। और वर्ग 2 का जो तत्व होता है वो क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है ही, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? ये वर्ग 2 में आता है यानी क्षारीय मृदा धातु कहलाता है ये। आगे है कि बांध, अगला अंतिम चैप्टर है कि बांध बनाने का मुख्य कारण है पीने का जल उपलब्ध कराना? नहीं। बिजली उत्पन्न करना। बांध का निर्माण क्यों किया जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? बिजली उत्पन्न करने के लिए। वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? जल संचयन कहलाता है। यूरो 2 का संबंध किससे है?
वायु प्रदूषण रोकने के लिए? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे है कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। कैसे? वनों का इस्तेमाल नहीं करके ना, गलत। बाढ़ को रोक कर नहीं, पेड़ काट करके नहीं, तब आंसर क्या होगा? पेड़ लगा करके आप वन का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। विश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? अमृता देवी विश्नोई राजस्थान के थे। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व राजस्थान में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में विश्नोई आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन किया गया था। चिपक करके पेड़ पौधों को काटने से रोका गया था, जिसमें अमृता देवी विश्नोई की हत्या कर दी गई थी, है ना। आगे है कि निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का, पवन का? हाँ, पवन ऊर्जा जो होता है, पवन ऊर्जा संयंत्र जो लगाया जाता है, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। आगे है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी के अपरदन को रोकना? नहीं, वन कटाई को रोकना, ये था। कोयला तथा पेट्रोलियम है नाभिकीय ईंधन? नहीं। नवीकरणीय ईंधन? नहीं। जीवाश्म ईंधन है, बायोगैस ईंधन नहीं। यानी आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। आगे है कि बड़े बड़े बांधों से होता है गरीबी? नहीं। सूखा पड़ता है? नहीं। वनों का विकास होता है? नहीं। तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है बांध बनाने से, यह आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्योंकि ये कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा CO2 गैस के उत्सर्जन स्तर में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। आगे है कि सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है यांत्रिक छिड़काव? नहीं। वर्षा जल से सिंचाई? नहीं। टपकन सिंचाई, यही है। और इससे क्या होता है? ये भी नहीं होगा। टपकन सिंचाई इसका आंसर होगा। इससे क्या होता है कि जल की बर्बादी नहीं होती है, जल का सही उपयोग होता है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल का संरक्षण करने के ख्याल से इस विधि का उपयोग किया जाता है। आगे है कि इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण, ये भी कर सकते हैं, वन रोपण भी कर सकते हैं, हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग भी कर सकते हैं, यानी इनमें से सभी आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करते चले जाइए। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? अधिक हरे पौधों को उगाने से? नहीं, ऐसा नहीं है। वन रोपण करने से? नहीं। जैव विविधता से? नहीं। यानी बढ़ती मानव जनसंख्या से क्या होता है? प्रदूषण बढ़ेगा, यानी पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कौन सा है? कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, डीजल परंपरागत स्रोत है, पेट्रोल भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें पवन ऊर्जा जो है ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सीखा। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।